दोस्तों नमस्कार। आज है 20 अप्रैल 2020 और आज के हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ थी अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो एक दिन में खाद्यान्न वितरण करने वाला भारत में रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कि हाल ही में ऐसा कौन राज्य था जिसने एक दिन में खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम समझें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। तो ध्यान दीजिएगा, यह 2013 में संसद के द्वारा बनाया गया एक अधिकार आधारित उपागम को शामिल करता है। अर्थात इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य व भारत के नागरिकों का यह एक प्रकार का अधिकार है। हम लोगों की हकदारियां हैं, हम लोगों का अधिकार है कि सरकार हमको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए। तो इस कार्यक्रम के संबंध में अगर देखा जाए तो यह सब्सिडी दर पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला विश्व का सबसे बिगेस्ट व सबसे लार्जेस्ट कार्यक्रम है। अब हम समझ लेते हैं, जब भी किसी स्कीम को समझिए या कार्यक्रम या अधिनियम को तो उसके कोर कॉन्सेप्ट में जाके समझिए। जब कोर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपकी एक समस्या का समाधान हो जाएगा। रटने वाली आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम समझ लेते हैं इसके कौन कंपोनेंट, इसके अंतर्गत कौन कौन स्कीम को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा 3 स्कीम को शामिल किया गया। एक मिड डे मील स्कीम है, एक आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या समन्वित बाल विकास योजना है और तीसरा आपका पीडीएस है। तो आइए हम एक के बाद एक को डिटेल में समझते हैं। तो पहली हम समझते हैं मिड डे मील स्कीम। तो होता क्या था, गांवों में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते थे। यानी अगर देखा जाए तो सकल नामांकन जो दर थी, ग्रास इनरोलमेंट रेट, वो काफ़ी कम हुआ करती थी। क्योंकि अब गांव के अभिभावक अपने बच्चों को खेती करने वाले कामों व घरेलू कामों में लगाते थे। यानी उनके बच्चे उनका हाथ बटाए, इसलिए वो स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। तो इसी के लिए सरकार ने क्या सोचा कि 1995 की बात है, 1995 की बात है। तो 1995 में सरकार के द्वारा मिड डे मील का मतलब हुआ मध्याह्न भोजन स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इससे बच्चे क्या होंगे, सकल जो इनरोलमेंट नामांकन दर है वो ज़्यादा होगा और साथ ही गाँव के बच्चे जो हैं वो उनमें शिक्षा का स्तर भी हाई होगा। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए पहले प्राइमरी स्तर पे मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया। अगर पूछा जाए मिड डे मील कब शुरू हुई थी तो 1995 में शुरू की गई और इस स्कीम को पहले प्राइमरी स्तर पे लागू किया गया और उसके बाद इस स्कीम को मिडिल या सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी इसको क्लास 8 तक भी विस्तारित कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके मिड डे मील स्कीम है। दूसरी स्कीम आपकी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम समन्वित बाल विकास योजना के नाम से जाना जाता। तो यह योजना 1975 में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 में इस स्कीम को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, चूँकि जच्चा और बच्चा का संबंध है इस स्कीम से, यानी माँ और उसके बच्चे का, तो जाहिर सी बात है कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को क्या किया गया, शुरू किया गया है। तो आइए हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम स्कीम की बात करें, कौन सी स्कीम, तो समन्वित बाल विकास स्कीम जो कि 1975 में शुरू की गई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो इसके कंपोनेंट क्या हैं, तो इसका इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षाकरण मजबूत हो जच्चा और बच्चा का, तो उसको तो प्रतिरक्षा तंत्र कम मजबूत होगा। तो ये तभी मजबूत होगा जब उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी पूरक पोषण समय समय पर गर्भवती महिलाओं या उनके बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको समय समय पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अर्थात प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की पूरक आहार उनको मिलता रहे, तो उनका इम्यूनाइजेशन मजबूत होगा। तो दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अभी आपको याद हो गया होगा। और कब उनका इम्यूनाइजेशन हुआ, अच्छा हेल्थ कब होगा, तो समय समय पर उनको हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मिलती, स्वास्थ्य चेकअप की सुविधा भी मिलती रहे। और इसके साथ ही उनको रेफरल सर्विसेज भी मिलती रहे, यानी जो भी उनको सेवाओं की ज़रूरत है, तो रेफरल का मतलब हुआ कि अगर उनके लिए ज़रूरत है कि गांव के प्राइमरी हेल्थ या हॉस्पिटल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक की अगर उनकी ज़रूरत है, तो बगैर रोक टोक के उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी को रेफरल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और रेफरल सर्विसेज के अंतर्गत आप देखते हो 2 बूंद जिंदगी की यानी आपका पोलियो ड्रॉप से लेकर के वैक्सीन, जो टीके होते हैं, वैक्सीनेशन होता है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव में जाकर ही लगाया जाता। इसी को रेफरल सर्विसेज कहा जाता है। तो कौन कौन इसके कंपोनेंट हो गए, इम्यूनाइजेशन कब होगा, जब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा। और अच्छा हेल्थ कब होगा जच्चा बच्चा का, जब हेल्थ चेकअप प्रॉपरली व समय पर होता रहेगा। और इसके साथ ही उनको समय समय पर या जब ज़रूरत हो रेफरल सर्विसेज भी मिलती रहें। और सबसे ज़रूरी है और क्या, तो प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन, उनके बच्चों के जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं, आप देखते हो उनको स्कूल, छोटे बच्चों को जो 6 साल से कम हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन हुआ। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ दलिया इत्यादि उनको दिया जाता। और हेल्थ के संबंध में उन्हें इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध करवाई जाती है। और आपको ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कितने साल से, 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि 6 से ऊपर वाले बच्चे वो आपके किस में आ जाएंगे, आपके प्राइमरी स्कूल वाले में आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। अगर पूछा जाए संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इसकी बात करता है, तो आप देखोगे आर्टिकल 46। डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 46, जो पोषाहार स्तर को ऊंचा करने की बात करता है। और आर्टिकल 43 मातृत्व लाभ की बात करता है। तो आर्टिकल 46 व आर्टिकल 43 43 के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है। अब आपको अगर इसके कंपोनेंट की बात अगर पूछा जाए, तो आपको अब याद आ गया होगा इम्यूनाइजेशन कब होगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, उनका हेल्थ चेकअप होगा, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन व हेल्थ इंफॉर्मेशन समय समय पर उनको ये जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये आपका था समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी स्कीम या प्रोग्राम। और ध्यान दीजिएगा, जो ये 2 स्कीम हैं, एक आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मिड डे मील और दूसरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ये यूनिवर्सल इन नेचर हैं, अर्थात इसमें सबको शामिल किया गया है, इसमें किसी को बाहर नहीं किया गया।
अगला हम समझ लेते हैं, इसी में अगला है, हमने तीसरा कंपोनेंट की बात किया था पीडीएस की। तो ध्यान दीजिएगा पीडीएस की कहानी क्या है। अगर हम पीछे के इसके देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो 1939 में आप देखते हो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ होता और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की समापन होता है। तो उसी के बाद विभिन्न सरकारों के द्वारा अपने यहाँ पीडीएस की शुरुआत की जाती है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की जाती है, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा बेरोजगारी चरम पर इस समय व्याप्त होती है, अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पीडीएस के माध्यम से वह खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो यही कार्यक्रम 1960 में और 1960 के दशक में भारत में एक एग्रीकल्चर कमीशन की भी स्थापना की जाती है, CACP को बोलते हैं। तो CACP की स्थापना होती है और ये चलता रहता है। काम के बदले अनाज आगे 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है और इस प्रकार एक कार्यक्रम पीडीएस कमोवेश चलता रहता है और एक कहा जाए पुनर्संरचित रूप लेकर के ये 1992 में आता है, 1992 में, और इसी को रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कहा जाता है। 1992 में रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से जाना जाता है और इसमें पहले से अभी सबको शामिल किया गया था, लेकिन रिवैम्प में कुछ लोगों को इंक्लूसिव शामिल किया जाता जिसको ज़रूरत है, और कुछ लोग जो फर्जी फ़ायदा उठा रहे थे उनको अलग किया जाता है। और आगे चलकर 5 साल बाद इसी को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी उन्हीं लोगों को खाद्यान्न उपलब्धता पीडीएस के थ्रू राशन कार्ड के माध्यम से अनाज सस्ते दर पे उपलब्ध कराया जाएगा जिसको रियल में सचमुच ज़रूरत है। तो इसी को टारगेटेड लक्षित टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से जाना जाता। अगर ये पूछा जाए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कब शुरू हुई थी तो 1997 में शुरू हुई थी। और ध्यान दीजिएगा भारत की कुल आबादी का कितना 2/3 हिस्सा इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कितना हिस्सा, तो भारत का कुल आबादी का 2/3 हिस्सा लगभग 67% के आसपास इसमें क्या किया गया है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उपभोक्ता खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें आबादी की बात करें तो जाहिर सी बात है गांव की आबादी ज़्यादा शामिल होगी, तो ग्रामीण आबादी इसमें कितने % शामिल है, तो 75% ग्रामीण आबादी व 50% शहरी आबादी को, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसमें किया क्या जाता, राशन कार्ड की दुकानें जो हैं उसमें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, कितने किलो अनाज, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है, वो भी सस्ते दर पे। सस्ते दर का मतलब हुआ चावल 3 रुपये प्रति केजी, गेहूँ 2 रुपये प्रति केजी, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति केजी के दर से सब्सिडी दर पे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसी में अंत्योदय अन्न योजना स्कीम को भी शामिल किया गया। जो गरीबों में अति गरीब हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कितना 35 केजी अनाज
प्रति 35 केजी अनाज प्रति फैमिली उपलब्ध कराया जाता। और यह स्कीम कब से चालू है? इस स्कीम को 2000 ईस्वी से शुरू किया गया है। अगला हम बात कर लेती हैं इसमें अन्य क्या क्या और सुविधा मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाती हुई महिलाएं यानी लैक्टेटिंग मदर जो हैं वह प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनको 6000 रुपये की मैटरनल या मैटरनिटी बेनिफिट मातृत्व लाभ भी सुनिश्चित किया जाता है। और यह टीपीएसपी के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। तो 6000 रुपये इनको इसी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलते हैं। इसके अलावा 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी डेली बेस पे फ्री दलिया इत्यादि यानी जो डेली फ्री सीरियल्स होते हैं यानी प्रतिदिन मुफ्त में जो अनाज होता है उसको भी उनको दिया जाता है। तो इसमें शामिल किया गया। और क्या किया गया? इस स्कीम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट करने की बात भी कही गई है। आप कहोगे कैसे? तो इसमें जो राशन कार्ड बनेगा वो किसके नाम होगा? महिला अभिभावक के नाम होगा। और महिला की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर किसी महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तो वो राशन कार्ड के अंतर्गत उसी का नाम राशन कार्ड बनेगा। अर्थात इससे क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अगला देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था कि भारतीय ध्वज को मेटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, वहाँ पर डिस्प्ले प्रदर्शित किया गया है। तो ये मेटरहॉर्न पहले आपको समझना चाहिए किस देश में स्थित है। स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड किसका पार्ट है? तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जिनेवा आप सुनते हो, बहुत सारे मुख्यालय हैं। तो ये यूरोप जो आपका ये मानचित्र में यूरोप है, यूरोप में जो ये बीच में आपका एक छोटा सा देश है, इसी को किस नाम से जाना जाता? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड किसके अंतर्गत आता है? एक यहाँ पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला। इस आल्प्स पर्वतमाला के अंतर्गत एक क्या आता है? स्विट्जरलैंड आता है। और इसी स्विट्जरलैंड की एक पर्वत है जिसे क्या कहा जाता? मेटरहॉर्न कहा जाता। इसी मेटरहॉर्न पर भारतीय ध्वज को क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। क्यों? क्योंकि विश्व में कोरोना वायरस से एकजुटता व शांति बनी रहे, इसके लिए भारतीय ध्वज को क्या किया गया? प्रोजेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता मेटरहॉर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड। किसका ये पार्ट है? आल्प्स पर्वत का। और आल्प्स पर्वत कैसा है? आल्प्स पर्वत ध्यान दीजिएगा वलित पर्वत है। और वलित पर्वत कैसे बनते हैं आप आगे आपको आपका भूगोल में आप सीखोगे, लेकिन अभी जान लीजिए प्लेटों में प्लेट मार्जिन 3 प्रकार की होती हैं। एक को क्या कहा जाता? अभिसारी प्लेट मार्जिन, एक को अपसारी और एक को क्या कहा जाता? संरक्षित कहा जाता। तो अभिसारी का मतलब हुआ जब दो प्लेटें आमने सामने एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो उसी को क्या कहा जाता? उसी को अभिसारी प्लेट मार्जिन कहा जाता। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसी को क्या कहा जाता? उसी को अपसारी कहा जाता। संरक्षी का मतलब हुआ समानांतर, जब दो प्लेटें गति करती हैं तो उसी को क्या कहा जाता? यानी समानांतर ये गति करेंगी तो उसी को संरक्षी प्लेट किनारा या प्लेट मार्जिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका क्या है? तो इसको जो वलित पर्वत बनते हैं ये अभी सारी प्लेट मार्जिन यानी दो प्लेटों के आपसी टकराने से बनते हैं। तो इसमें क्या होता? भारी प्लेट नीचे जाती है तो एक भारी प्लेट जो नीचे होगी तो एक इसका जो हल्की प्लेट होगी ऊपर उठ जाती और इसमें ये त्रिभुज जैसे फोल्ड बन जाते और इसी से जो पर्वत निर्मित होते उन्हीं को क्या कहा जाता? उन्हीं को वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, आल्प्स एक वलित पर्वत है। अब आपको क्लियर हो
गया होगा। आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ मेटनहान आल्प्स पर्वत का भाग है और वलित पर्वत है, इस पे क्या किया गया, तो एक स्विस लाइट आर्टिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, यानी जिसका नाम है गेरी होपसेटर, ये नाम पूछा जा सकता है, गेरी होपसेटर, इन्हीं के द्वारा भारतीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुटता व शांति को दिखाने के लिए। आगे आते हैं। अगला जो न्यूज में चर्चा में था, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता, ऑपरेशन संकल्प है क्या, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, भारतीय नौसेना नेवी के द्वारा। कहाँ, तो ये पर्शियन गल्फ हुआ, गल्फ ऑफ ओमान। अरब प्रायद्वीप में जाओगे तो अरब प्रायद्वीप में दो गल्फ हैं, एक को पर्शियन गल्फ कहा जाता और एक को गल्फ ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर कुछ ऐसे दर्शाना चाहें, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इससे सटा हुआ है, ये भारत है, यहाँ कुछ इस प्रकार। तो यहाँ आप देखिएगा, ये वाला ये और एक आपका ये, ठीक, ये एक ये हो गया। तो यहाँ एक पर्शियन गल्फ है, ये जो हमने बनाया है ये आपकी पर्शियन गल्फ है इसी को, और ये वाला आपका गल्फ ऑफ ओमान है, इधर वाला भारत के साथ सटा हुआ ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसी को क्या कहा जाता, गल्फ ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान समझिएगा, और ये पूरा एशिया का पार्ट है, ये आगे इधर यूरोप चालू हो जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो यहाँ पर एक इसी क्षेत्र में चूंकि ये मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि यूएसए के द्वारा काफ़ी ईरान इराक में स्थिति काफ़ी गंभीर उत्पन्न हो गई थी। तो इसी में जो भारतीय जहाज़ फंसे हुए थे, उनकी सेफ्टी व सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भारत में सुरक्षात्मक पूर्वक पहुंचा दिया जाए। तो इसी के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया। कहाँ, पर्शियन गल्फ हुआ, गल्फ ऑफ ओमान में भारतीय जहाज़ों को सेफ्टी व सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसके लिए दो इंडियन नेवी शिप भेजे गए थे, एक का नाम था चेन्नई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, और दूसरा था सुनैना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो इंडियन नेवी शिप्स यहाँ जो भेजे गए थे वो एक चेन्नई था और दूसरा सुनैना था, चेन्नई व सुनैना को भेजा गया था। अगला हम देख लेते हैं, इसी में पर्शियन गल्फ की बात किए हैं, तो हम पर्शियन गल्फ को समझ लेते हैं। ये पर्शियन गल्फ या इसी को किस नाम से जाना जाता, जो पर्शियन गल्फ है या इसी को अरेबियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे घिरा, पीटी में क्वेश्चन बना लेगा कि पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ को कौन देश इसकी सीमा साझा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता। या यहीं पर स्टेट ऑफ होर्मुज जल संधि है, वो कहाँ स्थित है, तो हम इसको देख लेते हैं, समझते हैं। देखो भाई, अगर हम इस मानचित्र पे नज़र डालें तो ये हमने जो ये वाला ये पूरा बनाया, ये वाला पार्ट, ये क्या बनाया है, पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के अगर हम देखें तो इसके उत्तर पश्चिम में आपका कौन है, इराक है, कुवैत है, और यहाँ उत्तर व उत्तर पूर्व में कौन है, तो ये आपका ईरान है। तो ध्यान से समझिएगा, तीन देश, इसको बिल्कुल मैप से ध्यान समझिएगा। तो ये आपका इराक हो गया, कुवैत हो गया, उसी के बगल इराक ऊपर से सीमा इसकी साझा करता है ये आपका। उसके बाद फिर आपका ईरान हो गया, ईरान के बाद यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा जो हमने ये बनाया है, ये इसी को क्या कहा जाता, कतर कहा जाता। और कतर के ही यहाँ एक छोटा सा और देश है, इसी को बहरीन कहा जाता। बहरीन के साथ ये वाला यहाँ ये टच कर रहा, इसी को संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, ये वाला ये हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात। और ये नीचे से जो ये वाला हिस्सा ये टच कर रहा है, ये वाला, इसी को सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है, सऊदी अरब। और ये आपका इधर से संयुक्त अरब अमीरात टच कर रहा, ये इसी के साथ सटा हुआ एरिया ओमान, ये वाला जो हमने बनाया ये ओमान, ये भी इसके ऊपर तक ये टच करता है। तो ये गल्फ ऑफ
जो पर्शियन गल्फ है, तो ऊपर से हम चलें, अगर आप देशों को मानचित्र में बिल्कुल दिमाग में बैठा लो तो कौन कौन है। इराक का से ख़त्म हो रहा तो का से इसके बगल वाला शुरू भी हो रहा, तो कौन हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया। उसके बगल आपका इधर आओगे तो इराक के आपका बगल कौन मिल जाएगा, ईरान मिल जाएगा। तो कौन कौन 3 देश ऊपर याद हो गए होंगे, इराक, कुवैत, ईरान। अब नीचे आप आ जाओ तो नीचे आपका कतर, कुवैत से ये का, फिर का वाला एक और है कुवैत, बहरीन, 2-1 हो गए। कुवैत बहरीन भी आपका याद हो गया होगा, कब हो सॉरी कतर बहरीन। तो ऊपर से चलोगे तो कौन, इराक हो गया, उसके नीचे कुवैत, और इसके ईस्ट में आओगे तो ईरान हो गया। नीचे आ जाइए तो नीचे वाले दक्षिण की तरफ यानी पर्शियन गल्फ के तो कौन मिल गया, यानी कतर मिल गया। कतर के नीचे बहरीन मिल गया, और बहरीन के साथ साथ वाले 2 हैं इसमें, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात। लॉजिक बेस से याद कीजिए, आप कभी बोलोगे नहीं तो सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात, और सबसे लास्ट बचा ओमान। इतने ये किस्से घिरे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका पर्शियन गल्फ से घिरे हुए देश हैं। अब आप अगर पूछा जाए बताइए पर्शियन गल्फ से घिरे हुए देश कौन कौन से हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। उत्तर से चलिए, इराक, कुवैत, ईरान, नीचे आ जाइए, फिर का वाला हमने बताया था कतर, बहरीन, फिर सा वाले 2 हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद फिर आपका एक ही बचता है ओमान। ये जो देश हैं ये किससे घिरे हुए हैं, ये पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ से घिरे हुए हैं। अगला देखिए, ये जो हमने जल संधि एक आपका यहाँ ये वाला जो बनाया है, ये ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, होर्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता, जो कि संयुक्त अरब अमीरात व ईरान तथा ओमान के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा, और किसको ये होर्मुज जल संधि अलग करती, तो ये अलग करती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने का काम करती है, और अलग किसको करती है, ईरान को संयुक्त अरब अमीरात या ओमान से ये अलग करती है। अब हम पर्शियन गल्फ की बात कर लें तो बिल्कुल क्लियर है, पर्शियन गल्फ किनके बीच है, तो ये ईरान इधर देश है और नीचे ओमान है, तो गल्फ ऑफ ओमान। ध्यान दीजिएगा, गल्फ ऑफ ओमान पूछा जाए ये किसके बीच स्थित है, तो आप कहोगे ईरान व ओमान के बीच स्थित है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये देश हैं यहाँ, इन्हीं को अरब प्रायद्वीप के देश के नाम से, अरब पेनिनसुला के नाम से जाना जाता। अन्य इसमें जो बचे हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए तो अरब प्रायद्वीप बन जाता है। इसमें टोटल अरब प्रायद्वीप में ये जो देश हैं ये 2/3 ऑयल यानी 2/3 भाग टोटल ऑयल का, और 1/3 भाग किसका, नेचुरल गैस का यहाँ पर रिजर्व यहीं पर पाया जाता है। अब आपका ये भूगोल वाला क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब मानते हैं आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अगला जो न्यूज में था अभी, आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, आरबीआई के द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट है इसको 25 बेसिस पॉइंट से घटा के, ये पहले 4 था, इससे 0.25, इसी को 25 बेसिस पॉइंट कहा जाता, घटा करके 3.75% कर दिया गया है। तो आपका ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आपका रेपो रेट पहले घटाया गया, रिवर्स रेपो रेट घटाया गया, तो ये पूछा जा सकता ये है क्या। ध्यान समझिएगा, सबसे ऊपर आपका आरबीआई है, इसके नीचे कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, और कमर्शियल बैंक के नीचे कौन है, कस्टमर है। तो ध्यान से समझिएगा, आरबीआई से लोन कौन लेते हैं, कर्ज, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक किसको उपलब्ध करवाते हैं, कस्टमर या ग्राहक को उपलब्ध करवाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो हम बात पहले कर रहे हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट में क्या होता है, तो जो वह ब्याज दर जिस पे कमर्शियल बैंक अल्पकालीन समय के लिए, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म
के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम समय के लिए, तो वह ब्याज दर जिस पर सभी कमर्शियल बैंक अल्पकालीन के लिए आरबीआई से कर्ज या ऋण या क्रेडिट प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता, उसी को रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला दूसरा क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा अपने पास जमा करवाती है, यानी आरबीआई अपने पास पैसा जमा करवाती और उसके बदले जो कमर्शियल बैंक पैसा जमा करेंगे उस पे क्या देती है, ब्याज देती है। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों द्वारा और उसके पास जमा राशि पर अल्पकालीन के लिए ब्याज देती है, उसी को क्या कहा जाता, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता। यानी रेपो रेट में कमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई से लेंगे तो उनको जो ब्याज देना होगा उसी को क्या कहा जाता, उसी को रेपो रेट कहा जाता। और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई के पास जमा करने पर आरबीआई जो ब्याज देती है कमर्शियल बैंकों को, उसी को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। आगे हम किसी दिन और डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ भी हम ये बात कर ले, आरबीआई क्या है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है या भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है और आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण या आपका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया है। आगे चलकर आपको ध्यान होगा 1969 में 1969 में 14 बैंकों का इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। एक बार फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आती हैं तो फिर 6 बैंकों का क्या करती हैं, राष्ट्रीयकरण करती हैं। तो ये कुछ आपकी क्या हो गई, आरबीआई की बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसी के साथ ही आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी